आज स्टडी करेंगे। टूडेज टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूंगा, और फिर हम अपने चैप्टर पर आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन के से पहले हम इन चीजों को देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे भाई। देखिए, रिएक्शन मैंने एक इस प्रकार से लिखी, A+2B = 3C। ये रिएक्शन है, आप सभी जानते हैं। क्या ये पार्ट क्या है? क्रिया कारक, या जिसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ये क्रिया कारक कहलाते हैं। ये सर हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये क्या कहलाता है भाई? प्रोडक्ट। ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। अब देखिए, जब स्टूडेंट 11th क्लास में एडमिशन लेता है, रिएक्शन को कैसे पढ़ाया जाए, इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ाते हैं। देखिए, स्टूडेंट छोटा था और जब 11th में एडमिशन लिया, तब हम स्टूडेंट को सिखाते हैं भाई, इसके 1 मोल A का B का 2 मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, और C के कितने मोल बना रहे हैं? 3 मोल बना देते हैं। अर्थात उसे मोल कंसेप्ट के बारे में सिखाया जाता है, और यहाँ पर हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट को मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट की स्टूडेंट को इस रिएक्शन पर। अब स्टूडेंट बड़ा हो गया, थोड़ा बड़े से मतलब अब 11th के बीच में आ गया, मिड में आ गया, तब उसको सिखाया जाता है स्टूडेंट्स को कि भाई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी। डेट मीन्स हम बात करेंगे डेल्टा G नेगेटिव वैल्यू है तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? स्वतः हो रही है रिएक्शन, स्वतः होती है। या डेल्टा G पॉजिटिव आ जाता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा G क्या आ जाए? 0 आ जाए तो क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम पर हो जाती है, मतलब साम्य अवस्था। ये चीजें बच्चों को कहां पे सिखाते हैं? हम इसी रिएक्शन में सिखाते हैं। ये सारी चीजें एक नए चैप्टर में सिखाते हैं, और वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स सिखाते हैं बच्चों। और जब स्टूडेंट और बड़ा हो गया, मतलब कहां पर आ गया? 12th क्लास में आ गया स्टूडेंट, उसको सिखाते हैं कोई रिएक्टेंट का कितना भाग प्रोडक्ट में बदलेगा, बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, रिएक्शन किस स्पीड से होगी, रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। ये सारी चीजें भाई कहां पर सिखाएंगे? रिएक्शन की बातें बताएंगे। और ये कहां पर सिखाएंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। ये सारी चीजें केमिकल काइनेटिक्स में सिखाई जाती है। मतलब तीसरे टाइप की बात होगी, ये दूसरे टाइप। तो एक रिएक्शन कोई बच्चे को इस प्रकार से सिखाया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। हम बात करेंगे रिएक्शन की, उसको मैकेनिज्म की, और रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं, इन सब की बातें किस में बात करेंगे भाई? केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, पहले इसे भी हम देख लेते हैं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स मैंने लिखा केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स केमिकल आप सभी जानते हैं, केमिकल केमिकल है, कोई सॉल्ट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कोई मिक्सचर हो सकता है, केमिकल हो सकते हैं। और ये क्या है? काइनेसिस। ये जो वर्ड आया, ये वर्ड आया काइनेसिस। काइनेटिक जो वर्ड मिला वो काइनेसिस से मिला, और ये क्या है भाई? ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है गति, स्पीड। स्पीड से मतलब रिएक्शन की गति क्या है?
इस बात की स्टडी हम करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन भाई क्या हो गई? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ rate of reactions, their mechanism and factor affecting of the reaction। हम इन तीन बातों की यहां पर स्टडी करेंगे और यही बात यहां पर डेफिनेशन में लिखी हुई है। क्या बात है? केमिकल काइनेटिक्स इज द क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, the factor affecting these reaction, rate of reaction and their mechanism। mechanism की बात करेंगे, rate of reaction की बात करेंगे और factor affecting की बात करेंगे। हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन अभिक्रिया की गति, उसकी गति को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है भाई? रासायनिक बल गति की कहलाती है। तो ये कंसेप्ट डेफिनेशन आपके क्लियर हो जानी चाहिए। हमें रजिस्टर और पेन लेकर भी बैठे जिससे हम चीजों को लिखते चलें, समझते चलें और हमारा एक नोट्स तैयार होता चले। तो ये रासायनिक बल गति की डेफिनेशन हो जाती है। मैंने बात करी कि क्रिया कैसे हम इसमें अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, साथ ही साथ क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, क्या होता है गति से मतलब गति, रिएक्शन की गति, स्पीड की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तीन प्रकार की बच्चों अभिक्रियाएं हैं। बेसिकली तीन प्रकार की रिएक्शन की हम बात करेंगे। एक होती है फास्ट रिएक्शन, बहुत तेजी से होती है, भयंकर तेजी से सब्सटेंस को मिलाया और आपको प्रोडक्ट मिल गया, डेट इज फास्ट रिएक्शन। उनकी गति को पकड़ा नहीं जा सकता, उनकी स्पीड को मेजर नहीं कर पाएंगे। दूसरे प्रकार की है भाई आप देख रहे हैं स्लो रिएक्शन, जिनमें सालों महीनों लग जाते हैं जिन रिएक्शन को करने में। और तीसरी है भाई मध्यम गति वाली अभिक्रियाएं। तीन प्रकार की हो गई, इनकी गति मेजरेबल होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो तीन प्रकार की रिएक्शन है, इनको हम देखेंगे वन बाई वन करके। अब देखिए जो फास्ट रिएक्शन है इसकी बात करते हैं। पहली जो है क्या है? फास्ट रिएक्शन। देखिए फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है, मैं हिंदी में भी लिखता चल रहा हूं, तीव्र अभिक्रियाएं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्सों के लिए ये लेक्चर काफी बेनिफिशियल रहेंगे। अब फास्ट रिएक्शन का क्या मतलब है? जैसे हमने NaCl लिया, क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराई हमने AgNO3 के साथ। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। ये सर हम जानते हैं सिल्वर नाइट्रेट है। और रिएक्शन करके ये क्या देगा? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? तुरंत प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ये क्या आता है AgCl का? क्या आता है? व्हाइट PPT। व्हाइट अवक्षेप आता है सफेद। सफेद अवक्षेप तुरंत मिलेगा। मतलब जैसे इनको आप मिलाएंगे रिएक्शन तुरंत होगी, भयंकर स्पीड से होगी और तुरंत प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये क्या कहलाएंगी? फास्ट रिएक्शन कहलाती हैं। नोट कर लें, साथ ही साथ नोट करते जाएं। ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अब देखिए इनके बारे में हम देख लें क्या लिखा हुआ है, इस बात को जो भी हमने पढ़ा है। These occur almost instantly when reaction are mixed, when reactant are mixed। तुरंत ही रिएक्टेंट के मिक्स होने से हो जाती है। यूजुअली हैपन बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड एक्वस सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड में होती हैं और रेट इज वेरी हाई, ऑफन डिफिकल्ट टू मेजर। इनकी रेट स्पीड बहुत ज्यादा होती है बच्चों और इसको मेजर करना काफी डिफिकल्ट होता है। यही बात हिंदी में लिखी हुई है।
हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कि बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे अभिकारक मिलते हैं, साथ ही साथ अधिकतर आयनिक यौगिकों के जल अपघटन की अभिक्रियाएं होती हैं। जल अपघटन है, गति इतनी अधिक होती है कि भाई मापना कठिन हो जाता है। ये जो फास्ट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, फास्ट रिएक्शन के 3 पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें समझना जरूरी है कि फास्ट रिएक्शन होती क्या है, ये हमें बात को समझ में आना चाहिए। अब देखिए फास्ट रिएक्शन की अभी हमने बात करी, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाएंगे और क्या बन जाएगा, AgCl का व्हाइट PPT बन जाता है, तुरंत बन जाता है। अब जो दूसरी अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, स्लो अभिक्रियाएं होती है। जैसे कौन सी है, दूसरे टाइप की रिएक्शन है स्लो रिएक्शन। भाई स्लो का मतलब धीमी, आप समझ रहे, जैसे रस्ट फॉर्मेशन है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, रस्ट फॉर्मेशन। रस्ट फॉर्मेशन मतलब क्या है, जंग लगना, लोहे पर जंग लगती है। बहुत स्लो प्रोसेस है, सालों भी लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन H2 और O2 विदाउट कैटालिस्ट आपस में रिएक्शन नहीं कर पाते, विदाउट कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। कैटालिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की एब्सेंस में, एब्सेंस में क्या होगा, ये रिएक्शन जल्दी से नहीं कर पाते। कॉल फॉर्मेशन है, कोयले का निर्माण। आप जानते हैं कोयला कैसे बनता है, कोयले का निर्माण करना एक बहुत ही धीमा प्रोसेस है, कॉल फॉर्मेशन। और मैं लिख देता हूं, यहां क्या लिख देता हूं, कॉल फॉर्मेशन, कोयले का निर्माण। ये भी बहुत धीमा प्रोसेस है। तो ये धीमी प्रोसेस है, धीमी अभिक्रियाएं हैं, स्लो रिएक्शन है, जिनको होने में सालों महीने लग जाते हैं। रेट तो मेजर हो जाएगी, लेकिन टाइम कंजप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, वही बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरे दादा नोट भी कर रहे हैं ना आप सभी, टाइम बहुत हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन भी फेवरेबल नहीं है इसके लिए, केमिकल काइनेटिक्स के लिए। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दीज रिएक्शन अकर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आवर्स, डेज और इवन ईयर्स तक लग जाते हैं। जनरली इन्वॉल्व कोवलेंट कंपाउंड, पहले वाली आयनिक में होती थी फास्ट, ये कोवलेंट का मतलब होता है सहसंयोजक। हिंदी में लिख देता हूं, इसका मतलब भाई क्या है, कोवलेंट, सहसंयोजक, कोवलेंट कंपाउंड में होती है। और फिजिकल चेंजेज लाइक रस्टिंग, द रेट इज लो एंड इजीली मेजरेबल। मेजरेबल तो हो जाएगी, लेकिन काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। ये अभिक्रिया लंबे समय में पूरी होती है, घंटे, दिन, साल। आमतौर पर कोवलेंट सहसंयोजक यौगिक होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनमें होती है। गति धीमी होती है, लेकिन मापी भी जा सकती है, टाइम तक लगेगा। तो फेवरेबल नहीं है, कहने का मतलब भाई मेरे ये है कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और तीसरे प्रकार की रिएक्शन आ जाती है हमारी, जो हमारे काम की है। कौन सी है तीसरे प्रकार की, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन जो है मध्यम गति वाली है। कौन सी है, या मैं लिख देता हूं, मध्यम गति। मध्यम गति की होती है, ना तो भाई बहुत तेज होंगे ना बहुत धीरे होंगे, ये मध्यम गति से चलेंगे, मॉडरेट रहती है इनकी रेट। अब ये कौन सी होती है सर, ये कौन सी होती हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, 2CHCl3,
क्या है भाई, क्लोरोफॉर्म। इसका ऑक्सीडेशन कराए, इसका मतलब इसको एयर में खुला छोड़ दें तो एक क्या बना देता है, 2COCl2 प्लस 2HCl। देखना बैलेंस हो गई क्या, कार्बन 2 है, 2 है, Cl 6 है, 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2। तो ये बना देता है। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये मध्यम गति से होती है। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये आप जानते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करेंगे COCl2 बन जाता है। और देखिए एग्जाम्पल और मैं बात करूं, जैसे और इसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है, और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। इस जैसे क्या है, CH3COOH, ये भाई क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस इस पर रिएक्शन करा दें किसके, C2H5OH, एल्कोहल, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है। इसकी रिएक्शन करा देता हूं तो ये क्या देगा, एसिड की प्रेजेंस में, तो ये क्या दे देगा, ये हमें देगा CH3COO, CH3COO, माइनस यहां पर क्या हो रहा है, H2O। तो ये क्या बन गए, ईस्टर, ईस्टर फॉर्मेशन। ये भी क्या है हमारा, क्या है भाई, ये भी मध्यम गति से होती है। ये तो आप समझते हैं। यहां पर देखिए अब एस्टर है, ये कौन सा एस्टर बना, नाम बता सकते हो क्या, ये वाला एस्टर है। इसका आईयूपैक नाम लिख सकते हो क्या भाई। ये देखिए सारी चीजें हमें बेस से पकड़नी है, हमें रूट लेवल से हर चीज को समझना है, और तभी हमारा क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तो हमारा फाउंडेशन बढ़िया होगा, और जब भी हम कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। बताओ इसका आईयूपीएसी नाम, नेम लिखिए, चलिए फटाफट। हाँ भाई, बनाया इसका आईयूपीएसी नेम। देखो ईस्टर है, एस्टर क्या होता है, RCOOR, ये होता है भाई एस्टर। एस्टर का यूपीएससी नाम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो यहां पर देख लें, एल्काइल एल्केनोइड, ये होता है एस्टर का यूपीएससी नाम। अब नॉमेनक्लेचर इसका कैसे करेंगे, ये वाला जो R है इसको कैसे बोलेंगे, एल्काइल के रूप में, एल्काइल बोलेंगे, एल्किल, एल्किल एल्केनोइड, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे, एल्किल एल्केनोइड, ये क्या होता है, एल्किल होता है, ये सर एल्किल होता है। शेष जो रेस्ट कार्बन रह जाएंगे इनको काउंट करके और इसका नाम क्या बोलेंगे, एल्केनोइड। ओइट का सफिक्स आएगा, हिंदी में भी लिख देता हूं, एल्केनोइड, एल्केनोइड इसको बोला जाएगा, और उसको क्या बोला जाएगा भाई, एल्किल बोला जाएगा। अब जैसे कंपाउंड हमारा ये था CH3COOC2H5, अब देखिए इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाए। यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है इसमें, और यहां पर भी कितने कार्बन है, 2 कार्बन आपको नजर आते हैं, यहां पर भी 2 कार्बन। तो नाम क्या हो जाएगा, ये एथिल और ये एथेनोइड, क्या नाम हो जाएगा, इथाइल एथेनोइड, इथाइल इथेनोइड, ये नाम हो गया, एथिल एथेनोइड हो गया इसका नाम। बात आ रही समझे, एल्किल एल्केनोइड। तो जो एस्टर का फॉर्मेशन है ये मध्यम गति से होता है, ये रिएक्शन भी हमने सर सीखा। और देखिए एक एग्जांपल और बता देते हैं,
इसका। और देखिए हमारे पास जैसे सुक्रोस है भाई, इसको भी समझ लें, C12H22O11 सुक्रोस, या केन शुगर, शुगर केन एक ही बात है, मैंने केन शुगर लिख दिया। ये सुक्रोस है आपका, और इसका हाइड्रोलिसिस किया जाए, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, प्लस क्या लिख देता हूं H2O, और एसिड की प्रेजेंस में इसका यदि हाइड्रोलिसिस करें तो ये क्या देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O। सर आपने तो दोनों एक जैसे लिख दिए। एक क्या है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज कहलाता है, और भाई ये क्या कहलाता है, फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज कहलाता है। एक ग्लूकोज है, एक फ्रक्टोज। क्या सर दोनों के फॉर्मूले एक ही होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, दोनों के फॉर्मूले एक ही होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज के। ये क्या है, आपस में आइसोमर हैं, समावयव। ये आपस में क्या है भाई, आइसोमर हैं, ग्लूकोज और जब फ्रक्टोज की हम बात करते हैं। तो अंतर इसमें सर कैसे नजर आता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में स्ट्रक्चर से नजर आता है। कैसे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम यहां पर, तो देखिए क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, यहां पर देखिए। जैसे ग्लूकोज की मैं बात करूं, C6H12O6, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CHO। यहां स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है लेकिन मैं समझा देता हूं आपको, HOH और OH, ये पढ़ेंगे आप बायोमोलिक्यूल्स में, HOH और ये भी HOH, और ये क्या है, CH2। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन है क्या, नहीं देखना, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा ग्रुप है सर, ये एल्डिहाइड। तो ये क्या कहलाती है, एल्डोहेक्सोज। ये क्या है, ये क्या है भाई, ग्लूकोज। अब फ्रक्टोज क्या होता है, होता तो फ्रक्टोज भी यही फॉर्मूला है, C6H12O6, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अलग है भाई। अब स्ट्रक्चर क्या है सर इसकी, वो भी देख लें, CH2OH CO और OHH, ये हो गया, साथ ही साथ HOH और HOH, और क्या बन गया, CH2। अब यहां पर कौन सा ग्रुप आपको दिखाई देता है, ये क्या है, कीटोन। ये कीटोन, तो ये क्या कहलाता है, कीटोहेक्सोज। ये फ्रक्टोज है और ये क्या कहलाता है, कीटोहेक्सोज कहलाता है। एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और दूसरे में भाई मेरे क्या है दादा, कीटोन ग्रुप है। इसको आप समझ लें बढ़िया ढंग से। और ये वैसे अब बायोमोलिक्यूल जो जैव अणु चैप्टर है वहां पर इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे मन से। तो ये मध्यम गति की अभिक्रियाएं, धीमी गति जो मध्यम मॉडरेट है, ये रिएक्शन की हमने बात करी, इनकी केमिकल काइनेटिक्स में बात करते हैं और इसके बारे में क्या लिखा है इन बातों को भी देख लेते हैं। ये अभिक्रियाएं धीरे धीरे और मापन योग्य गति से होती है। पहली बात, ये प्रयोगशाला और उद्योगों में सामान्य है। इनकी गति का अध्ययन गतिकी द्वारा किया जा सकता है, मतलब केमिकल काइनेटिक्स से करेंगे। दीज रिएक्शन अकर एट ए मॉडरेट एंड मेजरेबल रेट कॉमन इन लैब्स एंड इंडस्ट्रियल सेटिंग। रेट कैन बी स्टडी यूजिंग केमिकल काइनेटिक्स। इनकी रेट को हम स्टडी कर सकते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें, तब आगे चलते हैं। कर लिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप समझ रहे हैं सारी चीजों को। हमने रिएक्शंस की बात कर ली,
रिएक्शंस के टाइप्स की बात कर ली, इंट्रोडक्शन की बात कर ली। अब जो इम्पोर्टेंट बात करेंगे, क्या बात करेंगे अब बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूं उससे पहले इस बात को समझ लें। मान लीजिए हमारे पास ये चेंज हो गया, बी में कन्वर्ट हो गया। ए किस में भाई कन्वर्ट हो गया? बी में। ए क्या है? रिएक्टेंट कहलाता है सर ये, और इसको क्या कहते हैं? क्रियाकारक। इसको कहते हैं क्रियाकारक। और बी क्या कहलाता है? बी प्रोडक्ट, उत्पाद कहलाता है। यही तो होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, कैसे डिफाइन करेंगे? क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ए यूनिट टाइम। इकाई समय में क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है, जिसको क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। क्रियाकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद क्या होता जाता है? भाई बढ़ता जाता है। ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ऐसा ही तो होगा। तो देखिए डेफिनेशन नोट कर लें आप। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में क्या चेंजेज आएंगे? अभिक्रिया की दर वह दर है जिस पर किसी रासायनिक अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। अभिकारक की सांद्रता तो भाई घटेगी क्रियाकारक की, और दादा उत्पाद की क्या होगी? बढ़ती है। तो वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। सिंपल सी बात है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम। समय के साथ क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है? अभिक्रिया की दर कहलाता है। अब देखिए अभिक्रिया की दर में क्या फॉर्मूला होगा, उन सब बातों को हम सीखेंगे। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर, इसको आर से डिनोट करूं, देखिए, और इसको मैं क्या लिख देता हूं? पी लिख देता हूं। मान लीजिए हम क्या माने, आर जो है टी बराबर 0 समय है। टी बराबर क्या है? 0, टाइम 0 है, और इसकी कंसंट्रेशन हमने मान ली CI, इसकी CI मान ली। तो अब उत्पाद की भाई मुझे बता दो, उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी? उत्पाद की बता दो भाई, उत्पाद की कितनी होगी? उत्पाद तो अभी बना ही नहीं सर, और इसकी सांद्रता कितनी होगी? 0 होगी। 0 ही तो होगी इसकी सांद्रता। CI क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। CI क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। अब देखिए T बराबर क्या हो गया? कुछ समय निकल गया, तो मैं लिख देता हूं T बराबर T सेकेंड। इसका मान लीजिए X इसमें से ब्रेक हो जाता है। CI का जो प्रारंभिक इनिशियल कंसंट्रेशन है उसमें से भाई कितना ब्रेक हो जाता है? X। तो मैं क्या लिखूंगा? CI माइनस X। सांद्रता ये हो गई, और ये कितना बन जाएगा? X बन गया। ये कितना बन गया बच्चों? X बन गया। तो ये क्या है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं? पूरे को ऐसे लिख देते हैं। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? CF। CF लिख सकते हैं, बटे नहीं है, इसको हम शो कर रहे हैं CF से। और CF यहां पर क्या है? अब आपको पता चल गया होगा, फाइनल कंसंट्रेशन, अंतिम सांद्रता क्या कहलाएगी? अंतिम सांद्रता कहलाएगी। ये बात सीख ली। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ? मैं क्या लिखूंगा? देखिए मैं यहां पर लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की
दर। अब क्रिया की दर क्या हो जाएगा, बोलो क्या अभी परिभाषा पढ़ी है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, आर लिख रहा हूं रिएक्टेंट और पी, पी फॉर रिएक्टेंट मतलब क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, बटे क्या लिखूंगा, बटे क्या लिखूंगा, टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, यही तो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला अपने काम का बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब क्रिया की दर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन क्या हो गया, टाइम टेकन। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अब क्रिया की दर को, इसको भाई किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। तो आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब सी एफ माइनस सी आई अपॉन में क्या लिखूंगा, अपॉन क्या लिखूंगा, टी माइनस, ये लिखो क्या लिखूंगा, टी माइनस 0। तो आर बराबर क्या बन गया, सी एफ माइनस अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, यही तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन समय, यही तो लिखा है हमने। और ये बात हो गई टी माइनस 0। अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, देखिए मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं इसको, एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं आपको। मान लीजिए R इज इक्वल टू पी है, R से क्या बन रहा है, P बना हमारा, रिएक्टेंट से क्या बना बच्चों, P बना, T बराबर T1 पर इसकी सांद्रता मान लेता हूं R1, इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली R1 और इसकी हमने मान ली P1, T बराबर T2 समय पर इसको मान लिया R2 और इसको मान लिया मैंने P2। अब R1 R2 में क्या रिलेशन है, मतलब कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, तो आपको पता है क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ कम होती है, मतलब R1 ग्रेटर देन क्या रहेगा, R2 रहेगा, इस बात को आप समझ लें। और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है, मतलब क्या होगा, P2 ग्रेटर देन क्या होगा, P1 होगा। ये भी आप नोट कर लें, ये भी समझ लें। ये रिएक्टेंट जो क्रिया कारक है भाई उसकी सांद्रता तो कम होती है, घटता जाता है समय के साथ साथ, और उत्पाद बढ़ता जाता है। तो P2 हमेशा ज्यादा रहेगा, R1 क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लें। अब देखिए मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं, ये हमने कॉमन बात करी कि भाई इसकी सांद्रता में परिवर्तन होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R4 क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट है क्रिया कारक, और ये क्या है, उत्पाद, अपॉन टाइम टेकन। अब मैं बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, किसकी बात करता हूं, क्रिया कारक की बात करता हूं। क्रिया कारक की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यदि हम ऐसे लिखें, देखो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको R से लिखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन क्या लिखूंगा, टाइम, यही तो लिखेंगे।
अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम टेकन या टाइम लिख दें, एक ही बात है। लो, लिया गया समय। ये हो, यदि मैं रिएक्टेंट की बात करता हूं, यदि मैं क्रिया कारक की बात करता हूं, भाई इसकी दर क्या होगी, क्या लिख देता हूं यहां पर, देखो ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्टेंट, और इसको क्या कहते हैं, और क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्रिया कारक के लुप्त होने की दर कहलाता है। क्या कहलाती है, क्रिया कारक के लुप्त होने की दर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, ये हम लिखेंगे यहां पर। और ये क्या हो जाएगी, ये कैसे क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस R2 माइनस क्या लिखूंगा, नीचे लिख देता हूं थोड़ा, देखिए थोड़ा नीचे कर देता हूं, सेम चीज लिखूंगा, मिटाने नहीं है आपको। R इज इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1, अंतिम सांद्रता R2 थी और प्रारंभिक क्या थी, R1 अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम क्या था पहले, T1, फिर क्या हो गया T2, तो क्या लिखूंगा, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा, ये यहां पर बन जाएगा, और इसको ब्लॉक में बंद कर दें। अब ये माइनस का साइन क्या बताता है, बोलो, माइनस का साइन भाई क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। R माइनस का साइन यहां पर लगाया है हमने, मतलब क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही है, क्या हो रही है, घट रही है। ये आप देखिए यहां पर, ये मैंने लिखा था, इससे ही लिखा है ये मैंने, यहां पर देखिए, पहले R1 थी क्रिया कारक की कंसंट्रेशन, फिर क्या हो गई, R2 हो गई, तो अंतिम सांद्रता R2, प्रारंभिक R1, समय T2 माइनस T1, और इसी बात को हमने यहां पर लिखा है, इसी बात को यहां पर लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। माइनस का जो साइन है, ये माइनस साइन लिख लें, माइनस साइन, सो क्या लिखेंगे, माइनस साइन, सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब क्रिया कारक की सांद्रता में कमी को बताता है। ये क्या बताता है भाई, क्रिया कारक की सांद्रता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब यदि मैं उत्पाद की बात करूं, ये तो रेट ऑफ डिसएपीरियंस कहलाएगी, क्रिया कारक के विलुप्त होने की दर कहलाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। अब मैं यदि आपसे बात करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, R की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की, अब प्रोडक्ट की, तो इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एपीरियंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या लिखूंगा, रेट ऑफ एपीरियंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन।
क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेम बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, वही क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन, अपॉन क्या लिखूंगा, देखो अपॉन में क्या लिखूंगा, टाइम, ये बात लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, एक ये फॉर्मूला हमारा बनकर आ जाता है। इसको भी ब्लॉक में बंद कर दें। ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए, ये प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए यहां पर हमने माइनस साइन लगाया था, रिएक्टेंट की जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तब यहां पर माइनस आएगा। माइनस क्या बताता है कि समय के साथ क्रियाकारक की दादा सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन यहां पर मैं नहीं लगाऊंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, देखो कहां गया भाई मेरे, ये रहा, क्या लिखेंगे, इधर लिख देता हूं, देखो R बराबर, अब क्या हो जाएगा, R बराबर यहां पर बताओ अब क्या हो जाएगा, सोचकर बताओ फटाफट। R बराबर में क्या लिखूंगा, अंतिम सांद्रता, देखो यहां पर क्या थी, P2 और प्रारंभिक P1, टाइम T2 माइनस T1, तो इसी बात को लिखूंगा, क्या लिखूंगा, P2 माइनस P1 अपॉन क्या लिखूंगा, T2 बाई माइनस T, यही तो लिखूंगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और कंसंट्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और इसको माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सीखने वाली बात है कि इसको किस प्रकार से लिखा जाए, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये बात लिख सकता हूं। मतलब हमें करना क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालने के लिए अंतिम सांद्रता भाई फाइनल सांद्रता कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कर दो और अपॉन टाइम कर दो। तो इसको एक बार नोट कर ले, तब अगली बात हम करेंगे। कर लिया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं और साथ के साथ मुझे उम्मीद है नोट भी करते जा रहे हैं। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। भाई अब क्या बात करेंगे, हेडिंग लगा लें, यूनिट ऑफ रेट, भाई ये पेन भी धोखा दे जाता है भाई कई बार। यूनिट ऑफ रेट ऑफ क्या मतलब हुआ, यूनिट ऑफ रेट अभिक्रिया की दर की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई। देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये कोशिश कर रहा हूं बच्चों के लिए लिखने की। अब इसका कैसे हम करेंगे, इसको समझने की कोशिश करें। यूनिट कैसे निकालेंगे, यूनिट निकालने का कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, हमने पढ़ रखा है। R बराबर क्या, चेंज, क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, भाई क्या है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यहां पर देखो
ये पढ़ लिया। आर बराबर क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज, कंसंट्रेशन की भाई यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ये सर हमने पढ़ रखी है, सॉल्यूशन में आपने पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन को यहां लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर। और क्या कह सकता हूं, मोल लीटर इनवर्स। तो कंसंट्रेशन आर बराबर क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स। और टाइम की यूनिट क्या होती है, आपको पता है, ये तो पता ही है भाई मेरे। टाइम किस में मेजर करेंगे, सेकंड में मेजर करेंगे। मोल पर लीटर को हम एम भी लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। और क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं एम सेकंड इनवर्स। ये इसकी क्या बन गई, हमारी यूनिट बन गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब प्रॉब्लम क्या है, यदि गैसीय इक्वेशन आ जाए, ये तो गैसीय नहीं थी, रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। फॉर गैसीय इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर गैसियस इक्वेशन, यदि गैसीय समीकरण है, क्या लिखें, गैसीय समीकरण, गैसीय समीकरण, यदि गैस समीकरण आ जाए तो क्या लिखेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी, देखो पीबी बराबर एनआरटी होता है गैस समीकरण से। और P बराबर भाई क्या हो गया, N अपॉन वी आर टी। और N अपॉन वी क्या होता है सर, हम जानते हैं क्या होता है भाई मेरे, C होता है दादा। N बटे V क्या होता है, C। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P बराबर सी आर टी। डेट मीन्स P प्रोपोर्शनल क्या है, C के है। P प्रोपोर्शनल क्या हो गया, C। तो रेट अब क्या हो जाएगी, यही लिख देते हैं, देखो रेट क्या हो जाएगी, पहले हम लिखे थे चेंज इन कंसंट्रेशन, अब गैसियस इक्वेशन है तो क्या लिखेंगे, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन क्या लिखूंगा, टाइम टेकन, यही तो बात लिखूंगा। चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन यहां पर लिखा जाएगा। अब इसके लिए यूनिट क्या बन जाएगी, रेट बराबर, अब हम मोल पर लीटर की जगह क्या लिख देंगे, प्रेशर की क्या होती है, एटीएम, एटीएम और सेकंड इनवर्स। एटीएम सेकंड इनवर्स में लिख दूंगा भाई, ये लिखूंगा क्या नहीं, या इसको एटीएम को क्या कहते हैं, वायुमंडल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हिंदी में लिखना चाहें तो वायुमंडल और सेकंड, इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये इसकी आज हमने यूनिट सीख ली। भाई दो प्रकार की रिएक्शन को हमने पहले तीन प्रकार की रिएक्शन देखी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी दो टाइप की देखी कि किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ ली। तो हमने पढ़ लिया, आज इंट्रोडक्शन पढ़ा केमिकल काइनेटिक्स का, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ क्या डिसएपीरियंस की बात हमने करी। मतलब विलुप्त होने की दर, अभिक्रिया के बनने की दर क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। और रिएक्टेंट हमेशा
क्या होता जाता है, डिक्रीज होता है बच्चों, और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज होता जाता है। साथ ही साथ इनकी यूनिट की बात कर ली। तो आज के क्लास में ये सारी चीजें हमने सीख ली। आप इनके कॉपी पेन लेकर बैठना है, साथ ही साथ नोट्स बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। साथ ही साथ चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हैं, बहुत लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो आप इनको नोट करते चलें, जिससे आपका एक फाउंडेशन स्ट्रांग होता जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिर मिलेंगे और बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।